हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मैन बुकर प्राइज़ विनर्स के बारे में कि कौन कौन से इंडियन राइटर्स हैं जिनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है और उनके कौन कौन से वर्क के लिए उनको मैन बुकर प्राइज़ मिला हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसके पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैन बुकर प्राइज़ विनर्स फ्रॉम इंडिया। मैन मैन बुकर प्राइज़ मैन बुकर प्राइज़ is designed to promote the finest in fiction by rewarding the best novel of the year। मैन बुकर प्राइज़ जो है वो किसके लिए दिया जाता है? जो फिक्शन के अंदर सबसे फाइनेस्ट जो वर्क होता है उसको दिया जाता है, और बेस्ट नॉवल को, जो ईयर का किसी भी साल का सबसे बेस्ट नॉवल जो है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और किस में? रिटन इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में लिखा गया हो, एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द आयरलैंड। सॉरी, मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया वो। तो इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अंदर जो पब्लिश किया गया हो उस वर्क को जो है ये मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया जाता है। इट हैज़ बीन अवार्डेड एनुअली सिंस 1965। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1969 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। The prize isn't awarded to an author but rather to a specific work of fiction। इट मीन्स कि जो प्राइज है स्टूडेंट्स वो राइटर को ना देके उसके वर्क को दिया जाता है। इट मीन्स कि वर्क का सिलेक्शन होता है कि कौन सा वर्क जो है ईयर का सबसे बेस्ट वर्क रहा है, तो उस वर्क को जो है ये प्राइज दिया जाता है, ना कि स्पेसिफिक ऑथर को दिया जाता है। और इसके जो जो ज्यूरी मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, वो कौन कौन होते हैं? उसके अंदर पॉइट्स इंक्लूड होते हैं, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स एंड एक्टर्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। और एक बार यूजीसी में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो बुकर प्राइज है वो कहाँ कहाँ पे पब्लिश किए हुए, किसको, मतलब कहाँ पे पब्लिश करने वाले वर्क को जो है बुकर प्राइज विनर जो है बुकर प्राइज जो है वो मिलता है। तो ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो पब्लिश वो होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम, और सेकंड है आयरलैंड के अंदर जो है ये पब्लिश होना चाहिए। और कौन सा? रिटर्न इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर रिटर्न हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है ये आयरलैंड, यहाँ पे मैंने राइट किया है कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के अंदर ये पब्लिश होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड एज द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन आफ्टर। कहाँ ये इसको बुकर प्राइज क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो बुकर प्राइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक कंपनी है बुकर मैक कॉर्नल लिमिटेड, एक कंपनी है बुकर मैक कॉर्नल लिमिटेड, उसने जो है इसको स्पॉन्सर किया है इस इवेंट को। तो उनके नाम, उनकी कंपनी के नाम के ही कारण इसको जो है बुकर प्राइज कहा जाता है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिटरेरी प्राइज है, और वर्ल्ड का जो है सबसे रिचेस्ट लिटरेरी प्राइज जो है ये बुकर प्राइज है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले जिसको बुकर प्राइज मिला है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो इंडियन बोर्न नहीं है। वीएस नायपॉल नंबर 1 पे है, वीएस नायपॉल। और उनके किस वर्क के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है? इन ए फ्री स्टेट, जो कि 1971 के अंदर जो है पब्लिश हुआ था। और इसके वीएस नायपॉल के बारे में और उनके वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इन ए फ्री स्टेट जो है इन 1971 वीएस नायपॉल नॉवल इन ए फ्री स्टेट वाज द फर्स्ट बुक बाय एन इंडियन नॉवलिस्ट टू विन द बुकर। और ये किसी इंडियन ओरिजिन वाले राइटर के को मिलने वाला ये पहला प्राइज था, बुकर प्राइज। और उनके इन ए फ्री स्टेट को जो है ये बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट है द बुक इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द 3 इंटररिलेटेड स्टोरी। अब स्टोरी क्या है इन ए फ्री स्टेट की? इसके अंदर 3 इंटररिलेटेड स्टोरीज है जो आपस में कनेक्ट हैं। और उसके ईच ऑफ द स्टोरीज कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द कैरेक्टर्स। और पूरी स्टोरी के अंदर जो है इन ए फ्री स्टेट के अंदर ये बताया गया है कि जो
ब्रिटेन का जो इम्पीरियलिज्म रहा था, शासन रहा था बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, उनका इम्पैक्ट करेक्टर्स के ऊपर भी दिखाया गया है और पूरे वर्ल्ड के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी दिखाया है स्टोरी के अंदर कि कैसा रहा है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है कि नायपोल के बारे में। वीएस नायपोल जो है उनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद में। ये इंडियन बोर्न नहीं है, जबकि उनके ही ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पहले इमिग्रेट हो गए थे, यहाँ से चले गए थे इंडिया से, फ्रॉम इंडिया टू द कैरिबियन में चले गए थे वहाँ पे। और वे वहाँ पे उनको जॉब मिल गई थी एज ए फार्म वर्कर्स की जॉब जो है वो वहाँ पे करते थे। और बी एस नायपोल का जन्म वहीं पे हुआ था त्रिनिदाद में। तो ये बी एस नायपोल और उनके वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद वी एस नायपोल का वर्क जो है ए बैंड इन द रिवर, ये भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ है बुकर के लिए, लेकिन जो प्राइज था वो मिला है इन ए फ्री स्टेट के लिए। तो उनको एक ही टाइम मिला है बुकर प्राइज और वो मिला है इन ए फ्री स्टेट के लिए। और जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था वो एक और वर्क था ए बैंड इन दी रिवर, जो कि 1979 के अंदर पब्लिश हुआ था। अब इन ए फ्री स्टेट का प्रोटागोनिस्ट कौन है? तो इन ए फ्री स्टेट का प्रोटागोनिस्ट है संतोष। क्वेश्चन आ जाता है कि वी एस नायपॉल के बुकर प्राइज जो उनका वर्क रहा है उन इन ए फ्री स्टेट के अंदर, तो प्रोटागोनिस्ट कौन है? तो संतोष जो है उसका प्रोटागोनिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है सलमान रश्दी, जिनको की बुकर प्राइज मिला हुआ है। और इसमें सलमान रश्दी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं। तो उनको सलमान रश्दी के किस वर्क के लिए बुकर प्राइज मिला है? तो उनके मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो कि 1981 के अंदर पब्लिश हुआ था, उनके लिए जो है उनको बुकर प्राइज मिला है। इन 1981 सलमान रश्दी वॉन द बुकर प्राइज फॉर मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लिए उनको मिला है। उसके बाद जब बुकर प्राइज की 25th एनिवर्सरी थी, तो 25th ईयर एनिवर्सरी पे नोवेल को जो है फिर से एक प्राइज मिला, बुकर ऑफ द बुकर्स, द बेस्ट बुक अवार्डेड द प्राइज ड्यूरिंग इट फर्स्ट 25 ईयर्स। और फर्स्ट 25 ईयर्स के अंदर बुकर की 25 एनिवर्सरी के अंदर जो सबसे बेस्ट जो बुक रहा है, बुक जो वर्क रहा है, उसका अवार्ड जो है सलमान रश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन को दोबारा से मिला। उसके बाद रश्दी हैज सिंस हैड 2 एडिशनल नॉवेल्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्राइज। और सलमान रश्दी के 2 और वर्क थे जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उनमें एक है शेम, जो कि 1983 के अंदर पब्लिश हुआ था, एंड उसके बाद सेकंड है द मूड्स लास्ट साइड, जो कि 1995 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो ये 2 वर्क और हैं सलमान रश्दी के जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लेकिन उनको बुकर प्राइज नहीं मिला था। जो बुकर प्राइज मिला है वो उनको द मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए मिला है। उसके बाद जो है सलमान रश्दी का 2008 के अंदर जब 2008 के अंदर जो बुकर प्राइज का 14th एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट हुई, तो वो प्राइज भी जो है 40th एनिवर्सरी पे जो बुकर प्राइज मिला वो सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन को मिला। और 1993 के अंदर, जो कि मैंने अभी बताया है 25th एनिवर्सरी थी, उस पर भी बुकर ऑफ बुकर्स जो है वो सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन को मिला। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम HSSC ने क्वेश्चन किया था कि 25th एनिवर्सरी पे 1993 के अंदर सलमान रश्दी के कौन से वर्क के लिए जो है उनको बुकर प्राइज मिला था, बुकर ऑफ बुकर्स मिला था। तो ऑप्शंस यही थे, शेम, मूड्स लास्ट साइड, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन ही था। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही वर्क था सलमान रश्दी का जिसको कि बुकर प्राइज मिला है, और वो है द मिडनाइट चिल्ड्रन। जबकि ये जो है शेम और द मूड्स लास्ट साइड जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लेकिन उनको बुकर प्राइज नहीं मिला था। नेक्स्ट है स्टोरी की क्या है मिडनाइट चिल्ड्रन की। द स्टोरी इज टोल्ड बाय इट्स चीफ प्रोटैगनिस्ट
Salim Sinai and is set in different parts of Indian subcontinent from Kashmir to Agra and then to Bombay, Lahore and Dhaka। जो स्टोरी है वो इसका मेन स्टोरी का मेन करेक्टर जो है वो सलीम है। और स्टोरी जो है इंडिया के और बाहर भी काफ़ी सारे सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये स्टोरी चलती है। स्टोरी कहाँ कहाँ पे है, कश्मीर में है, आगरा में, बॉम्बे, लाहौर और ढाका के अंदर दिखाई गई है। और इसकी टेक्निक क्या रही है सलमान रश्दी की, मोस्टली सलमान रश्दी का कोई भी वर्क हो तो उनके वर्क के अंदर जो उनकी टेक्निक रहती है वो रहती है मैजिक रियलिज्म की, यानी रियलिज्म के साथ वो उसके अंदर मैजिक एलिमेंट्स भी डालते हैं। तो वो टेक्निक जो है उनकी मैजिक रियलिज्म की जो है वो उनके वर्क के अंदर, हर वर्क के अंदर जो है दिखाई देती है। तो ये सलमान रश्दी के और उनके वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 के अंदर जो है वो बुकर प्राइज मिला है। और इसकी स्टोरी कहाँ पे सेट है, स्टोरी सेट है केरला में इन 1969 की। 1969 का जो है टाइम पीरियड दिखा रखा और केरला के अंदर स्टोरी सेट है। इस स्टोरी के अंदर क्या है, नॉवल के अंदर क्या है, 2 7-year-old ट्विंस है, दो जो है 7 साल के जो है ट्विंस हैं। कौन कौन है, एस्था एंड रहेल। ये जो है एस्था जो है वो बॉय है और रहेल जो है वो गर्ल है। तो ये इन दोनों की ट्विंस हैं, ये इनकी स्टोरी है। उसके बाद है स्टोरी के अंदर क्या गया है, विद द टाइम बीइंग देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बिगन टू रिफ्लेक्ट अपॉन लार्जर पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उनके, धीरे धीरे उसके बाद वो लार्जर पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाते हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा अरुंधति राय के बारे में बात कर लेते हैं। अरुंधति राय का जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1961 को शिलोंग के अंदर हुआ था। और उनको सिडनी पीस प्राइज भी मिला था 2004 के अंदर। और उनका ये जो वर्क है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी उनके अपने लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस जो है वो उसके अंदर है। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। और इसका जो मेजर पार्ट है वो उसके उनके चाइल्डहुड को एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं अरुंधति राय के, वो दिखाया गया है एमएनएम के अंदर। एमएनएम जो है जहाँ पे ये अरुंधति राय जो है उनका चाइल्डहुड बीता है, वहाँ के जो है उनके एक्सपीरियंस जो है इस वर्क के अंदर दिखाए गए हैं। एमएनएम जो है अब नाउ पार्ट ऑफ कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। अब ये जो है ये इसका केरला का जो है एक पार्ट है। उसके बाद ये है कि बुक के अंदर जो दिखाई है कास्टिज्म दिखाया है कि कैसे जो है अभी भी जो बहुत बड़े कि इंडिया के अंदर कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दिखाया गया है कि कैसे जो है भेदभाव है, छुआछूत है। तो ये सारा रिफ्लेक्ट किया गया है इस वर्क के अंदर अरुंधति राय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर। नेक्स्ट राइटर है जिनको बुकर प्राइज मिला है वो है किरण देसाई। किरण देसाई के वर्क द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को जो है 2006 के अंदर बुकर प्राइज मिला है। और किरण देसाई जो है वो बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट जो है अनीता देसाई की बेटी है। अनीता देसाई के भी बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो नॉमिनेशन में रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं बुकर के लिए, तो वो अभी हम बात करेंगे। तो किरण देसाई को जो है मिला है बुकर प्राइज और उनको 2006 में मिला है अपने वर्क द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज। और अब नॉवल की स्टोरी क्या है, नॉवल की सेटिंग जो है वो नॉर्दर्न इंडिया की है और कहाँ पे, हिमालयस की जो है स्टोरीज उन्होंने दिखाई है। उसके बाद क्या है, बेटर उन्होंने जो टाइम पीरियड दिखाया है तो वो टाइम पीरियड उन्होंने दिखाया है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड लॉसेस दे हैव रिजल्टेड। और किस तरह से जो है उनका उसके ऊपर जो है असर है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का, वो सारा का सारा उन्होंने अपने वर्क के अंदर शो किया है। तो नेक्स्ट है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट है वो किरण देसाई की सेकंड नॉवल है। और स्टोरी जो है वो किसके अराउंड घूमती है, बीजू और सई, जिन दोनों के अराउंड जो है ये स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है। किरण देसाई के कुछ वर्क्स और भी हैं, तो उनका कुछ दूसरा वर्क है हलबल्लू और दूसरा है हलबल्लू इन दी गुआवा ऑर्चर्ड। ये जो है इनका दूसरा वर्क है जो कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो ये थी किरण देसाई जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था। और नेक्स्ट है अरविंद अडीगा जिनको कि मैन बुकर प्राइज मिला है। किसके लिए? द वाइट टाइगर, जो कि 2008 के अंदर पब्लिश हुई थी। अरविंद अडीगा को वाइट टाइगर के लिए बुकर प्राइज मिला है। अडीगा वॉज बोर्न इन इंडिया एंड लेटर एमिग्रेटेड फ्रॉम द कंट्री टू ऑस्ट्रेलिया। अडीगा का जन्म इंडिया में हुआ है, लेकिन बाद में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए थे। और उनकी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि न्यूयॉर्क में है। और वो बाद में जो है मुंबई में वापस आ गए थे, जो कि अभी वहीं पे रह रहे हैं। और इस स्टोरी के अंदर जो मेन प्रोटागनिस्ट है द वाइट टाइगर के अंदर, वो है नरेटर, जो है प्रोटागनिस्ट जो है वो है बलराम हलवाई। एक बार नेट में यही क्वेश्चन आया था कि अरविंद अडीगा के जो द वाइट टाइगर है उसका मेन प्रोटागनिस्ट कौन है, तो मेन प्रोटागनिस्ट है बलराम हलवाई। इज डिस्क्राइब एड ए मॉडर्न इंडियन हीरो। और उसको एक जो अरविंद अडीगा ने डिस्क्राइब किया गया कि वो मॉडर्न इंडियन हीरो है। अरविंद अडीगा के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अरविंद अडीगा का जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1974 को। और कहाँ पे हुआ था? मद्रास, जो कि अब चेन्नई है और तमिलनाडु के अंदर ये इनका जन्म हुआ था। उनके और इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं? उनके और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं बिटवीन द असैसिनेशन, मैन इन टावर, जो कि 2011 में पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट है सिलेक्शन डे, जो कि 2016 के अंदर पब्लिश हुआ। तो ये 5 इम्पोर्टेंट राइटर्स थे जिनको कि मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है। और अब बहुत सारे कुछ वर्क्स और भी हैं जिनका जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज के लिए, उनको मिला नहीं था लेकिन वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो उनमें उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अनीता देसाई के कौन कौन से वर्क्स को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज के लिए। तो अनीता देसाई का है क्लियर लाइट ऑफ द डे, जो कि 1980 के अंदर पब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट वर्क था। उसके बाद अनीता देसाई का फर्स्ट वर्क था। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हुआ था वो सेकंड नंबर पे था उनका इन कस्टडी, जो कि 1984 के अंदर पब्लिश हुआ था। और उसके बाद थर्ड नंबर पे था फास्टिंग फीस्टिंग, जो कि 1999 के अंदर जो है पब्लिश हुआ था। तो ये इनके 3 नॉवेल्स थे जो कि बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। नेक्स्ट है रोहिंटन मिस्ट्री। और रोहिंटन मिस्ट्री के कौन से नॉवेल्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो उनका जो वर्क शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनमें है सच ए लॉन्ग जर्नी, जो कि 1991 के अंदर पब्लिश हुआ। उसके बाद है ये फाइंड बैलेंस जो कि 1995 के अंदर पब्लिश हुआ। और उसके बाद है उनका फैमिली मैटर्स, जो कि 2002 के अंदर पब्लिश हुआ। तो ये सारे जो वर्क्स थे वो इंडियन राइटर्स के थे। और उनके वो वर्क्स थे जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए थे और जिनको कि बुकर प्राइज मिला था। तो क्वेश्चंस यही आएंगे कि कौन कौन से वर्क्स थे। एक बार तो नेट में यही पूछा गया था कि ये वर्क जो है वो कहाँ पे पब्लिश हो, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर पब्लिश होता है मैन बुकर प्राइज। तो इसका जो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि ये पब्लिश होना चाहिए कहाँ, यूके एंड आयरलैंड के अंदर। तो उनको जो है ये बुकर प्राइज मिलता है और इंग्लिश में रिटर्न होना चाहिए। तो और बुकर मैक मैक की एक जो लिमिटेड कंपनी थी उसके नाम पे जो है ये बुकर प्राइज है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें बुकर प्राइज में विनर्स की और भी नेम्स होंगे और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स होंगे उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो उससे क्या है आपके भी जो बुकर प्राइज के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हों वो कवर हो जाएंगे। और मैं आई होप कि वो जो है आपके काफ़ी काम आएंगे। तो थैंक यू।